सुनीता सीमा से कहती है, मैंने तुझे छोटी की मुंह दिखाई के लिए बुलाया है, मैं बड़ी की तो मुंह दिखाई कर नहीं पाई। सुनीता बहुत ही ज़्यादा सख्त विचारों वाली महिला थी और वह अपनी बातों पे अडिग रहती थी। रीति रिवाज, परंपरा, ये सब वह बहुत ज़्यादा माना कर। सीमा कहती है, तूने बड़ी। सुनीता बोलती है कि तुझे तो पता है बड़ी बहू मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वह जिस तरह से शादी करके इस घर में आई है वह सोनू की पत्नी ज़रूर होगी, लेकिन वह मेरी बड़ी बहू तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए तो जो कुछ है मेरी छोटी ही है। सोनी हाथ में चाय का कप पकड़े हुए हॉल में आती है और सबको नमस्ते करती है। तो तुरंत ही सुनीता बोलती है, ये मेरी छोटी बहू है, सर्वगुण संपन्न है, हीरा है, बिल्कुल हीरा। ये मेरी पसंद की बहू है, इसके अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं है, सारे काम करवा लो। सोनी बोलती है, अरे नहीं मम्मी जी, ये तो आपका प्यार है जो कि आप मुझ में इतनी सारे गुण ढूंढती रहती हैं, कहाँ मुझे सब आता है। छोटी बेटी प्राची बोलती है, अरे नहीं नहीं भाभी, वाह आपका क्या ड्रेसिंग सेंस है, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स ना आपके बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं, आप सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखती हो, और क्या चाहिए भाई। मौसी सास बोलती हैं, चलो अच्छा है भाई, तुमने अपने रीति रिवाज से कम छोटी की तो शादी की, बड़ी बहू तो तुम्हारी पसंद की है नहीं, कम से कम छोटी ही सही, छोटी ही सर्वगुण संपन्न निकली। गीता की सहेलियां मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती हैं, बहू को तोहफे व्यवहार दे के चली जाती हैं। सुनीता रानी के भाई दो बेटे थे जो कि उसकी मर्जी के हिसाब से काम किया करते थे, सोनू मोनू। सोनू था बड़ा बेटा, मोनू था छोटा बेटा। तो सोनू की नौकरी लग जाती है अच्छी जगह और मोनू की भी। तो सोनू एक दिन आके अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे अपनी कॉलेज की एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोग एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं, तो मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की मर्ज़ी चाहता हूँ, आप लोग की मर्ज़ी शादी करूँगा। सुनीता देवी गुस्से से बोलती हैं, देखो इस घर में मेरी चलती है, मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो तुम अपनी मर्जी शादी कैसे कर सकते हो। सोनू बोलता है कि नहीं, मैं उसी लड़की शादी करूँगा। वनिता देवी बोलती हैं कि अगर तुझे शादी करनी है तो जाके कर ले, फिर हम लोगों से क्यों पूछने आया है। तो सोनू बोलता है कि नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, तुम्हारे लोगों की आशीर्वाद से हम शादी करना चाहते हैं और उसके बाद मैं उसे अपने घर लेके आऊँगा, लेकिन ये सब होगा जब तुम्हारी मर्जी होगी तब। माँ वह सर्वगुण संपन्न लड़की है, वह पूरे घर को बहुत ही अच्छे संभालेगी, नौकरी भी करती है। कुछ दिनों बाद उन लोगों की शादी संपन्न हो जाती है और रजिता घर में बहू बनकर आ जाती है, लेकिन तब भी सुनीता को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है और वह हर जगह मुंह फुलाए घूमती रहती है, ना ही सोना चढ़ाती है ना ही उसका सत्कार करती है। तब भी बहुत ही अच्छे से रजिता घर को संभाल लेती है, घर का एक ही काम भी करती है जिससे कि उसकी माँ खुश हो जाए। लेकिन सुनीता देवी हर छोटी छोटी बात में अपनी बड़ी बहू को सुनाया करती। कुछ समय पहले की बात है, अरे दीदी, तुमने तो छोटी बहू के लिए सबको निमंत्रण भेज रखा है, लेकिन तुमने बड़ी बहू के लिए तो कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि उसका गृह प्रवेश तक नहीं किया। इतना भेदभाव क्यों कर रही हो? आखिरकार वो दोनों तुम्हारी ही बहू हैं। बड़े बेटे की मर्जी थी तो मैंने शादी कर दी, लव मैरिज थी ना भाई, लव मैरिज करते हैं आजकल के बच्चे, कहाँ बड़े बुजुर्गों की सुनते हैं। ये सिर्फ अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, उसके बाद परिवार झेले भाई, कैसी भी बहू हो हम सबको तो झेलना ही पड़ेगा। बड़ी बहू ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है। दीदी जो भी हो, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो घर की बड़ी बहू होती है ना, वह बहुत ज़्यादा समझ के चलती है और समय आने पे ना वो ही साथ देती है। सुनीता देवी बोलती हैं कि मैं नहीं जानती ये सब, चलो ठीक है रखती हूँ फ़ोन। दूसरे दिन सुबह के समय, अरे कहाँ है? हाँ माँ जी बोलिए। वो ना सुबह में देर हो गई, मुझे नींद नहीं खुल पाई आज मेरी। हाँ हाँ भाई, तुम तो लव मैरिज करके आई हो, तुम क्या जानो संस्कार, क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने? आराम से देर से सो के उठना और ना ही ससुराल का ख्याल रखना, ना ही कुछ, बस अपना और अपने पति का देख के चलो भाई। हम लोगों की देखने क्या ज़रूरत है तुमको, तुम अपना समझो। बहुत ही बुरा लगता है रजिता को, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ सुनती रहती है और उसकी आंखें भर आती हैं। कुछ समय पहले की बात है। आइए आपको ले चलते हैं शादी के समय में कि कैसी हुई थी छोटे बेटे की शादी। तो सुनीता रानी अपने छोटे बेटे के लिए जब रिश्ते ढूंढ रही थी तो उन्होंने कहा कि ऐसी लड़की लेके आऊँगी ना कि पूरे रिश्तेदार वाले देखते रह जाएंगे। पंडित जी दूसरे दिन आते हैं तो वह फ़ोटोज़ लेके आते हैं लड़कियों की
और उनमें से एक लड़की उन्हें पसंद आ जाती है और वह उससे अपने छोटे बेटे की शादी कर देती है। तो प्रतिभा घर में दुल्हन बन के आ जाती है, पूरी सोने से लदी हुई, इतना सोना चढ़ाती हैं वह उसको, और तुरंत ही अपनी छोटी बहन को फ़ोन लगा देती हैं और कहती हैं कि आ जाओ घर, मैंने इसकी मुंह दिखाई करने की रस्म सोच के रखी है छोटी बहू की। इनकी छोटी बहन कहती है, अरे दीदी, पूरे रिश्तेदार में अपना मजाक बनवाओगी क्या? तुमने बड़ी बहू की तो तुमने मुंह दिखाई की नहीं और छोटी की मुंह दिखाई करने चली हो। क्या कहेंगे रिश्तेदार कि कैसा भेदभाव किया है? अरे कहने दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है सोचे। बहुत सोच लिया रिश्तेदारों के बारे में, यही सोच के तो बड़े बेटे की शादी कर दी। कुछ समय के बाद, बहू की मुंह दिखाई करने के बाद उनको ख्याल आता है कि उनकी एक बेटी भी है जिसके बारे में उन्हें सोचना है। तो वह अपने पति से बोलती हैं कि सुनो जी, अब हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी बची है, मुझे लगता है कि अब हमें रुचि के लिए रिश्ता देखना चाहिए। क्या तुमने सोचा भी है कि तुमने छोटे बेटे मोनू के लिए कितने ज़्यादा खर्च किए हैं? तुमने बहू को इतने गहने, इतने जेवर चढ़ाए हैं ना कि हमारा बिल्कुल बजट ही ख़राब हो गया है। हमारा बिल्कुल बजट नहीं है शादी का। सुनीता देवी बोलती हैं, अरे आप परेशान मत होइए, जैसे मैंने इतने पैसे इकट्ठे किए हैं, मैं और भी पैसे इकट्ठे करके सब कुछ तैयार कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के वह गहने, जेवरात सब कुछ बना देती है अपनी बेटी के लिए। कुछ समय बाद वह बोलती हैं कि अब हमारी बिल्कुल तैयारी हो चुकी है शादी के लिए, अब आप लड़के देखने में देर मत करिए, फटाफट लड़के देखिए और लड़के वालों को बुलाइए, जिससे कि हम रुचि की शादी समय से कर सकें। अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए हमें। ऐसे ही दूर की मौसी एक लड़के का रिश्ता बताती हैं रुचि के लिए और बोलती हैं, लड़का एनआरआई है, तो जल्दी जल्दी शादी की बातें कर लेना और हो सके तो शादी पक्की भी कर देना उसके बाहर जाने से पहले, क्योंकि बहुत अच्छा रिश्ता है, हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सुनीता देवी बोलती हैं, दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप बस लड़के वालों को हमारे यहाँ भेज दो, बाकी मैं सब देख लूँगी आगे का। उनकी जो जो डिमांड है मैं सब पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो वह बोलती हैं, ठीक है, कल मैं उन लोगों को भेज देती हूँ। अगले ही दिन लड़के वाले रिश्ता लेके आते हैं और लड़के को रुचि काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो उनके माँ बोलती है कि देखिए भाई, हमें 20 तोला सोना और एक बड़ी गाड़ी चाहिए, ये हमारी बस यही डिमांड है, क्योंकि हमारा लड़का एनआरआई है, तो अब इससे भी कम क्या मांगे, इतना तो चलता ही है शादी में। सुनीता देवी बोलती हैं, ठीक है, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ और मुझे आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आया, आपका लड़का भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सगाई होने के बाद वह चला जाता है बाहर अपनी जॉब करने के लिए। इधर छोटी बहू ने अपनी चालाकी दिखाना चालू कर दी थी, वह मुंह फुला के बैठी थी। सुनीता देवी बोलती हैं कि क्या हुआ बेटा तुझे, तू ऐसे क्यों है बेटा? अरे मैं क्या बताऊँ माँ जी, मुझे ना अपने भाई की शादी में जाना है, लेकिन मेरे पास गहने बहुत कम हैं। गहने तो तुझे मैंने भरपूर चढ़ाए हैं, बड़ी बहू को तो एक भी नहीं चढ़ाए हैं गहने, तुझे तो सब कुछ चढ़ाया है। अरे माँ, ये आप सब कुछ बोलती हो, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे परिवार में तो 20-30 तोला सोना चढ़ाया जाता था, यहाँ तो तब भी बहुत ही कम चढ़ा है। मुझे 10 तोले में क्या ही होता है आज के समय में, इतनी महंगाई के ज़माने में सब तो मुझे गरीब ही समझेंगे। मैं तो सोच रही हूँ ना, मैं शादी में ही ना जाऊँ, कम से कम आप लोगों की इज्जत तो बनी रहेगी। अरे बेटा, तू तो मेरी लाडली बहू है ना, रुक, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकालती हूँ। एक काम करना, जो मैंने रुचि के लिए गहने बनवाए हैं ना, वे तू पहन के चली जा शादी में। किसी को क्या ही पता चलेगा कि वे तेरे हैं या रुचि के हैं। फिर जब तू मुझे लौटा देगी तो मैं वैसे ही सजा के रख दूंगी रुचि के लिए। फिर जब उसकी शादी होगी तो वह अपने घर लेके चली जाएगी। बाकी तू ऐसा करना, तू पहन के चली जा, तेरा भी नाम हो जाएगा और हमारा भी नाम हो जाएगा कि भाई हम लोग तो बहुत पैसे वाले हैं। सबको पता चलेगा ना कि मैंने अपनी बहू को इतना सब कुछ चढ़ा रखा है। तुरंत ही छोटी बहू की चालाकी काम कर जाती है और वह सब पहन के पूरा लद के सोने से अपने घर चले जाती है। कुछ समय बाद छोटी बहू अपने ससुराल आ जाती है। तो सुनीता रानी बोलती हैं कि बेटा, जो मैंने तुझे गहने दिए थे ना, वह तू मुझे वापस कर दियो, मैं ना उसको रख दूंगी लॉकर। माँ जी, वो जो गहने थे ना, वह ना मैंने अपनी माँ को दे दिया है, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी ना, तो मैंने दे दिया। माँ, तुम आराम से लॉकर में उठा के रख दो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आके ले जाऊंगी। और वैसे भी वहाँ रहे यहाँ रहे बात तो एक ही है ना माँ, वह आप चिंता मत करो, वो सब गहने ना बहुत ही ज़्यादा सेफ जगह रखे हैं। ठीक है बेटा, अगर तू कह रही है ना तो वो सेफ ही होंगे, तेरे पास है तो ठीक है, अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ माँ, जब ज़रूरत होगी ना तो तुम बता देना, तो मैं मंगा लूँगी उसे वहाँ से। तुरंत भी नहीं मंगा सकती ना, क्योंकि घर वालों को शक हो जाएगा कि हो सकता है गहने मेरे ना हो, इसलिए मैंने तुरंत मंगाया है। इसलिए शादी का समय पास आएगा तभी मैं मंगा लूँगी। ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। अगर तुझे लग रहा है तो फिर यही सही। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। कुछ समय के बाद रितेश की माँ का फ़ोन सुनीता देवी के फ़ोन पे आता है और बोलती हैं कि आप बहन जी फटाफट शादी की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब जैसे ही मेरा बेटा आएगा तो मैं सोच रही हूँ कि दोनों की शादी कर दूँ, और ये बिल्कुल सही समय है। मैंने पंडित जी से भी पूछ लिया है कि क्या शादी का सही मुहूर्त है, तो उन्होंने 2-3 डेट दी हैं, तो आप उनमें से कोई डेट सेलेक्ट कर लीजिए और शादी के लिए फटाफट तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो सुनीता देवी बोलती हैं ठीक है बहन जी, जैसा आप सही समझें। पंडित जी से सही डेट निकालने के बाद वह बोलती हैं अपनी छोटी बहू से, अब तू ना अपने मायके में फ़ोन करके अपने भाई को बोल दे कि गहने ला के पहुँचा दे, क्योंकि अब शादी के लिए तैयारी करनी है और 1 हफ्ते में किसी भी तरह करके सारी तैयारी कर लेनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी गहने मंगा लूँ और उसे उसी तरह से करके लॉकर में रखवा देती हूँ। तो छोटी बहू बोलती है कि माँ जी, मेरे मायके वालों को आप लोगों ने चोर समझ रखा है क्या? जब फ़ोन करूँगी तब भाई ला के पहुँचा देगा, इतना क्या बार बार बोलती हो आप? सुनीता देवी बोलती हैं कि अरे बेटा, मैंने सोचा ना कि तू मंगवा लेती तो मैं लगा देती, चल ठीक है। तो वह शादी की तैयारों में लग जाती हैं और उन्हें उस चीज़ का ख्याल भी नहीं होता है कि अभी तक गहने नहीं आए हैं। लेकिन एक दिन अचानक से वह सोचती हैं तो शादी है और अभी तक बहू ने गहने नहीं मंगवाए अपने भाई को कह के। छोटी बहू फटाफट अपने भाई को फ़ोन करके गहने मंगवा ले, बहुत देर हो गई है अब तो। अरे माँ जी, कैसे गहने? कौन से गहने? आपने मुझे कोई गहने ही नहीं दिए हैं। जो गहने हैं मेरे गहने हैं, वो चढ़ाना है क्या आपको रुचि को? मैं अपने गहने क्यों दूँ? अरे बेटा, तू कैसी बात कर रही है? मैंने तुझे रुचि के गहने दिए थे ना शादी के समय पे, जब तू अपने भाई के घर जा रही थी तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अरे मैं कोई गहनों के बारे में नहीं जानती हूँ माँ जी, आप मुझसे मेरे गहने मांग रही हैं, मैं अपने गहने नहीं दूँगी। वह भागते भागते अपने पति के पास जाती हैं और बोलती हैं, हे भगवान जी, क्या हो गया? मैंने अपनी रुचि के गहने छोटी बहू को दिए थे, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल शादी है और उसने गहने देने से भी मना कर दिया है। अरे तूने रुचि के गहने क्यों दिए थे छोटी बहू को? तुझे इतना भरोसा कैसे हो गया अपनी बहू पे? मैं कह रहा था ना कि छोटी बहू सही नहीं है, उसने अपनी असलियत दिखा ही दिया। बताओ हम लोग क्या करेंगे एक दिन में? अरे मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं कैसे करूंगी अपनी बेटी की शादी? मैंने इतनी मेहनत से सब गहने इकट्ठा किए थे, पैसे इकट्ठा किए थे कि अच्छे से उसकी शादी हो जाएगी, यही एक जिम्मेदारी रह गई थी। अरे माँ जी, क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? बताइए मुझे, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ, कुछ सहायता कर दूँ। अरे मैंने छोटी बहू को गहने दिए तब उसने देने से इनकार कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि रुचि की शादी कैसे होगी। अरे माँ जी, मेरे पास कुछ गहने हैं, आप वो ले सकती हैं तो आप ले लीजिए, आप वो दे दीजिएगा रुचि को। अच्छे से रुचि की शादी फिर संपन्न हो जाती है बिना किसी परेशानी के। वह बड़ी बहू के सारे गहने पहन के अपने ससुराल चली जाती है। एक दिन मोनू आके अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं दिल्ली चला जाऊँ, वहीं जाके जॉब करूँ, वहीं पे रहूँ। अरे बेटा, तू क्यों जाना चाहता है दिल्ली? मेरी पत्नी शादी करके आई है, मैंने उसका बहुत ही अपमान देखा है और आप तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। तो कम से कम हम लोग जहाँ रहें खुश रहें, मेरी पत्नी खुश रहे, और हम लोगों को क्या चाहिए? आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक, तो मैं सोच रहा हूँ उसे लेके चला ही जाऊँ यहाँ से। और क्या मतलब है ऐसे परिवार के साथ रहने पे जहाँ उसका सम्मान ही ना हो? मान सम्मान जहाँ ना हो, ना रहना चाहिए। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों कह रहा है? वो मेरी बड़ी बहू है, उसे लेके मत जाना तू यहाँ से। क्यों यहाँ से लेके जाना चाहता है? अब तो हम लोग सब अच्छे से रहने लगे हैं, मत लेके जाना बड़ी बहू को यहाँ से। मैं मानती हूँ ये बात कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तू मत लेके जाना बड़ी बहू को यहाँ से। तुम लोग चले जाओगे तो घर भी हमारा खाली हो जाएगा, मत लेके जा बड़ी बहू को। लेकिन मोनू एक ना सुनता है और वह बोलता है कि नहीं माँ, मैंने ये सोच लिया है कि मैं अपनी पत्नी को लेके यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि जिस जगह उसकी इज्जत नहीं होगी उस जगह मैं भी रहना पसंद नहीं करता। और तुमने भी तब समझा जब उसने अपने गहने दे दिए रुचि को। बड़ी बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, तुम मत जाओ ना यहाँ से।
अब हम लोग सब साथ में अच्छे से रहेंगे। अब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। लेकिन वह दोनों घर छोड़ के चले जाते हैं और वह बिल्कुल अकेली रह जाती है और इस भेदभाव ने उनके रिश्ते को ख़राब करके रख दिया था और परिवार को भी तोड़ के रख दिया था।